ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। चलिए प्यारे बच्चों, एक और कोड हमारे पास आया है क्लास 10th का, सीबीएसई बोर्ड का ही कोड है। क्वेश्चन पेपर कोड है 30/6/1 और सेट है ये 1। ठीक है, एक प्यारे बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमारा पेपर लेंदी है और टफ भी है तो इसको सोल्व कराइए। चलिए इस पेपर को देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, पिछली जो वीडियो मैंने डाली है पिछले पेपर की उसको बहुत सारा प्यार मिला है। मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी एक दिन में उस वीडियो पे 216 से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन एक छोटा सा काम आप लोग करना भूल गए हैं। आप लोगों ने वीडियो को देखा है, आपको पसंद भी आई है, आपका फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छी ना लगे तो मत करना। फोर्स नहीं है किसी पर भी। अगर आपको अच्छी लगे और मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि देखो मुझे भी टॉपिक मिलेंगे कि मैं किस चीज़ पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। आप कमेंट करेंगे, मेरे से कनेक्टेड रहेंगे, आप बोलेंगे जिस चीज़ की रिक्वेस्ट करेंगे वही वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ट्यूशन क्लासेस का बोलेंगे तो मैं यूट्यूब पर फ्री ट्यूशन क्लासेज आप सबके लिए चला दूंगा, आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इसको सब्सक्राइब जरूर करें अगर ये वीडियो आपको काम की लगे, ताकि आप और हम आपस में कनेक्टेड रहें। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। ऐसे ही 3 पोर्शन में होगा, पहले एमसीक्यू देख लेते हैं सारे। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है इफ़ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32/50। अगर पी स्क्वायर की वैल्यू 32/60 है तो पी इनमें से क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ये एक होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा। आपको चारों की डेफिनेशन आनी चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले 10th क्लास के बच्चों को रियल नंबर्स या फिर नंबर सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल्स समझाता हूँ। तो देखो, हमें दे रखा है पी स्क्वायर इक्वल्स टू 32/50। देखो मैंने ये वाला पेपर जो है गूगल से डाउनलोड किया, तो जैसा प्रिंट मुझे मिला मैंने वैसा डाउनलोड कर लिया है। बाकी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास अपना खुद का पेपर होगा, तो थोड़ा अगर दिखने में ब्लर हो ये स्टेटमेंट्स वगैरह तो अपने पेपर से टैली कर लेना। देखो भाई, पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं इसको 2 की टेबल से कट करूंगा तो ये बनेगा 16 और इसको कट करूंगा तो 25। बेसिकली ये नंबर बन जाएगा 16/25। अब मुझे चाहिए पी, तो इधर पी स्क्वायर है तो मुझे दोनों का रूट लेना पड़ेगा 16/25 का। 16 का रूट होता है सभी को पता है 4 और 25 का होता है 5। देखो 4/5 एक प्योरली एक रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर ऐसे ही लिखे जाते हैं p/q की फॉर्म में, q 0 नहीं होता। इरेशनल तो ये है ही नहीं, और इंटीजर तो आप सबको पता है कि किनको बोलते हैं, होल नंबर्स भी हम सबको पता है। तो पहले का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों को सबको अपनी क्लासेज में समझा रखा है कि अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट होगा, अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अगर आपको इसको थोड़ा समझना है तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस और ये है मेरे पास वाई एक्सिस। तो पॉइंट्स है -6,8, यानी कि -6 एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव वाला इधर मान लेता हूँ -6 है, और 8 मान लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाला। तो कहीं यहां पर पॉइंट होगा ये वाला, जो मुझे पॉइंट दे रखा है -6 और -8। क्लियर है। पूछा गया है कि एक्स एक्सिस से, तो देखो ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे कितना डिस्टेंस है, तो इससे कितना डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है 8 यूनिट का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 यूनिट्स। आपको करना क्या है, अगर एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई आंसर होगा और वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोस -5 एंड -3। देखो भाई ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया कि ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे जिनकी जो जीरोस है -5 और 3 होगा। पोलिनोमियल लिखने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ पोलिनोमियल्स। तो सम ऑफ पोलिनोमियल्स -3 और -5 -8 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स। तो प्रोडक्ट हो जाएगी -5 और -3 यानी कि प्लस का 15, माइनस से माइनस कट जाएगा। और इस पोलिनोमियल के बाहर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं k, एक कांस्टेंट लगाते हैं k। और ये जो k होता है ना, ये नेचुरल नंबर से कोई भी वैल्यू ले सकता है, या फिर इसको मैं इंटीजर कहूँ नेचुरल नंबर की बजाय, k की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो देखो हमारे पास जो अंदर की तरफ पोलिनोमियल बना है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, और इसके बाहर बना है k। अब देखो आप k की कितनी भी वैल्यू ले सकते हो, k को आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 4 जितना मन चाहे। इसने पूछा है कि ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे, तो ऐसे मेरे पास इनफाइनाइट पोलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन दे रखा है, देखो 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3, ये फिक्स नहीं होगा। मोर देन 3 का मतलब क्या है कि 3 से ज्यादा, अब 3 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर मोर देन 3 की बजाय एक ऑप्शन आ सकता था इनफाइनाइट, तो दोनों ही ठीक है, मोर देन 3 और इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x - y = 3 एंड y एक्सिस। देखो बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा डीप में पूछा गया है इस वाले पेपर में। y एक्सिस का मतलब क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि देखो y एक्सिस पे ना x की वैल्यू 0 रहती है और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 रहती है। तो सिंपली आपको इस वाली इक्वेशन में x को 0 पुट करना था, तो 3 × 0 0 हो जाएगा और -y = 3। इसका मतलब क्या हुआ कि y का आंसर कितना निकल कर आया, -3। तो पॉइंट्स आपके पास क्या क्या हो जाएंगे, y तो -3 और x = 0, तो 0, -3 कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशो 4:5। देखो ये कितना ईजी क्वेश्चन दे दिया, मैं कहता हूँ कि इससे ईजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इसने बोला है कि सर्कमफेरेंस, प्यारे बच्चों सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। मान लेते हैं पहले की सर्कमफेरेंस r1 है, रेडियस r1 है, दूसरे की r2 है। जब इनका रेशो निकालोगे तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और बेसिकली रेडियस का वही रेशो आ जाएगा जो सर्कमफेरेंस का रेशो दे रखा है। तो सर्कमफेरेंस का रेशो 4:5 दे रखा है, आपसे रेडियस का रेशो पूछा है तो वो भी कितना हो जाएगा 4:5। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स आर ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बहुत बढ़िया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a। और यहाँ पे ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को b की तो वैल्यू दे ही नहीं रखी, x² x वाली टर्म यहाँ से गायब है, मतलब b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। बहुत कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ दे रखे थे बट कुछ क्वेश्चन जो है निहायत ही ईजी भी दे रखे थे। ऐसा पिछले वाले पेपर में नहीं था, उसमें सब कुछ बैलेंस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें दिया है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा -1 बाय sin स्क्वायर थीटा। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है कि ये जो sin स्क्वायर थीटा दे रखा है ये आपको एलसीएम ले लेना है। ऊपर आपका बचेगा cos स्क्वायर थीटा -1। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस ऊपर वाली टर्म में से माइनस को कॉमन ले लूँ, ऊपर वाली टर्म में से माइनस को कॉमन ले लो तो ऊपर बचेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, 1 माइनस का है ये बन जाएगा प्लस का और कोस बन जाएगा नेगेटिव। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का 1 बचेगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी -1। आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल PQR ट्रायंगल ABC सिमिलर है। देखो सिमिलर दे दिया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपसे बीपीटी थ्योरम ही पूछेगा। PQ की वैल्यू 6 है, AB की वैल्यू 8 है, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज दिस, देन द पेरीमीटर। देखो भाई बड़ी प्यारी बात है, आपको साइड्स का रेशो दे रखा है PQ का AB के साथ, PQ का रेशो दे रखा है AB के साथ जो कि दे रखा है 6:8। काट देंगे, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। देखो जो साइड का रेशो होता है वही आपके पास पेरीमीटर का रेशो होता है दो ट्रायंगल्स के, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है। और अगर आपको उन्हीं दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो चाहिए तो साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है पेरीमीटर। अगर ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर 36 है, यानी कि ये जो 4 वाला पार्ट है ये किसके इक्वल दे रखा है 36 के। वैसे तो रेशियो आया 3:4 और 4 साइड जो है ABC ट्रायंगल की साइड है, ठीक है, AB साइड है। तो 4 की वैल्यू 36 दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 को इसने 9 से मल्टीप्लाई किया कहीं ना कहीं, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तभी 36 आया। तो जो ऊपर वाला रेशो है इसको भी कहीं ना कहीं 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर दूसरे वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। 3 9 जा होता है 27। तो जो दूसरा ट्रायंगल है PQR उसका जो हमारे पास पेरीमीटर होगा वो होगा 27 सेंटीमीटर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 कहता है भाई, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 एंड इक्वल रूट्स। एक ही कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल और रियल रूट होते हैं और d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और इक्वेशन तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म वाली दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको बताना है c की वैल्यू, तो 4ac को उधर ले जाओ, 0 के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4ac, और मुझे तो चाहिए c की वैल्यू, तो c की वैल्यू बनेगी b स्क्वायर बाय 4a। कौन से ऑप्शन में दे रखा है b स्क्वायर बाय 4a, ऑप्शन डी। जिस भी बच्चे का पेपर है काफी क्वेश्चन इसके ठीक है। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC है, फिर से थेरिस थ्योरम आ जाएगी, यहाँ पर अगेन हमें बीपीटी थ्योरम देखने को मिलेगी। AD की वैल्यू 3 है, AB की वैल्यू 7 है, तो क्या होगा, ये वाला छोटा ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर होंगे अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि दोनों में हम दो चीज़ें कॉमन दिखा सकते हैं। अगर दो, देखो थेरिस थ्योरम ये कहती है कि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी तीसरी साइड के, और जो लाइन पैरेलल हो बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर वाली भी बात यूज ना करें तो बीपीटी थ्योरम कहते हैं कि दोनों की साइड्स का रेशियो जो है सेम होगा। तो छोटे वाले की साइड है AD जो कि है 3 अपोन में बड़े वाले की साइड है 7, तो इसका रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। AE नहीं दे रखी तो x मान लेते हैं, x अपोन में पूरी साइड, तो पूरी हो जाएगी x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 3x प्लस 3 इंटू 3 9 इक्वल्स टू 7x। 3x उधर जाएगा तो 4x बचेगा, इधर 9 इक्वल्स टू 4x। आपको तो x चाहिए था तो x आ जाएगा 9/4। डिवाइड कर देते हैं, 4 2 जा 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 4 2 जा 8 और 4 5 जा 10, तो 2.25 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का दे दिया गया है, ए बैग कंटेन्स 5 पिंक 8 ब्लू 7 येलो। तो टोटल, एक तो मुझे टोटल चाहिए होंगी, तो 5 प्लस 8 13, 13 और 7 20, तो टोटल बोल हैं 3। तो जो भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके अपोन में आएगा 20। क्या बोल रहा हूँ मैं 5 प्लस 8 13 प्लस 7 20। उसके बाद बोला गया है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर ए ब्लू। ना तो ब्लू चाहिए ना ही पिंक चाहिए, मतलब ना तो मुझे पिंक चाहिए ना ही ब्लू चाहिए, तो चाहिए क्या येलो, तो ऊपर आएगा येलो। तो आंसर क्या हो जाएगा 7/20, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ बेस। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दिया, बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया, बहुत से बच्चों से गलत होगा। ये एरिया ऑफ बेस दे दिया इसने, कितना दे दिया भैया 156,
और इसके बाद इसकी वर्टिकल हाइट, ये वाली हाइट दे दी जो कि कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछ लिया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया जो कि होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। तो मुझे ये दो वैल्यू दी हैं पाई आर स्क्वायर और एच। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 156, एच की वैल्यू 8, तो दोनों पुट करो। यहाँ पर 1/3 फॉर्मूले वाला पुट करना पड़ेगा इंटू 156 इंटू हाइट हो जाएगी 8, तो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 8 पंजे 416, तो इसका आंसर हो जाएगा 416। 8 इंटू 52 हो जाएगा 416। यहाँ पर कुछ बच्चे इसको 3 से नहीं काटेंगे और आंसर गलत हो जाएगा, उनका 1248 के करीब आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, इसमें दिया है 3 चेयर 1 टेबल। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन देगा। चलो कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे थे, टफ थे, बट कुछ निहायत ही इजी क्वेश्चन थे। इसने बोला है कि एक चेयर को x मान लेना प्राइस और एक टेबल का y मान लेना। तो 3 चेयर है तो 3 चेयर का कितना हो जाएगा 3x। एक टेबल है तो एक टेबल का हो जाएगा y इक्वल टू 900। तो एक तो इक्वेशन बनेगी ये। दूसरे में बोला 5 चेयर, तो 5x और 3 टेबल यानी कि 3y और इक्वल्स टू कितना दे रखा है 21। तो मैच करो कौन से ऑप्शन में है। सी को ध्यान से देखोगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 900, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। 14 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पुराने सेट में था। यहाँ पे बोला गया है कि एंगल ए क्यू बी बताओ। अरे इसमें तो और भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन दे दिया, उसमें तो इसका हाफ पूछा गया था। यहाँ पे बोला गया है कि ये दोनों टेंजेंट है। अगर टेंजेंट और रेडियस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो, अगर आप टेंजेंट और रेडियस की बात करेंगे ये वाला, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है 90 डिग्री का, सबको पता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखो, PACB, तो इसमें क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 180 होता है, तो दो का 360 होता है, तो इन अपोजिट का तो 180 हो चुका है। ये दे रखा है 55, तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है। तो इस वाले एंगल का एंगल कैसे निकलेगा, आप बेसिकली यहाँ पर निकालेंगे एंगल ACB, जो कि हो जाएगा 180 में से मुझे 55 को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5 और 17 में से 5 गया 12, 125 डिग्री यहाँ पर आया है ये वाला एंगल। बट आपसे पूछा गया है AQB। अब देखो, अगर ये आर्क की बात मैं करूँ AB, तो AB आर्क जो है सेंटर C पर तो एंगल बना रही है 125 डिग्री, तो ये वाली सेम आर्क AB सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाएगी, हाफ एंगल बनाएगी। आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी है, AQB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 125 डिग्री, और इसका हाफ कर देंगे, 2 छिक 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 62.5 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 62.5 डिग्री। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 जैक होते हैं, टोटल 12 होते हैं। तो 12/52, इसको 4 से काट दो, 4 × 12 और 4 × 13 52, तो 3/13 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बोला गया थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। सेम क्वेश्चन उस कोड में था, नोट वाला, नोट ट्रू आपको बताना। देखो पहला अगर आप देखेंगे साइन थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इस कोस को इधर ले आता हूँ साइन के पास, तो साइन बाई कोस हो जाएगा, तो लेफ्ट में तो बचेगा 10 और इक्वल टू में 1/कोट हो जाएगा, और 1/कोट क्या होता है 10 होता है, मतलब ये तो ठीक है, ट्रू है। इस पे देख लेते हैं, कोस को उधर ले जाओ, साइन बाई कोस 10 हो जाएगा, इधर 10 बचेगा, ये भी ट्रू है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ट्रू है। बट टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, बल्कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये वाला रॉन्ग है और यही मेरा आंसर होगा। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर 2 एंड -3, तो ए की वैल्यू आपको बतानी है और बी की वैल्यू भी बतानी है। तो यहाँ पर अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूँ, -b/a होता है, यानी कि माइनस ऑफ a + 1 इक्वल्स टू, दोनों का सम करो, 3 माइनस का और 2 प्लस का, तो -1 होगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो a + 1 = 1, तो a की वैल्यू क्या बचेगी, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू बचेगी 0, जो कि एक ही ऑप्शन दे रखा है डी, तो आंसर डी होगा। लेकिन एक बार b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। b = माइनस, b क्या होता है c/a, b क्या होता है c/a, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, c मुझे निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है एक तरीके से, जो कि होता है c/a। तो यहाँ पर c है b और प्रोडक्ट करेंगे 3 और 2 की, और जबकि -3 है, -3 × 2 -6, तो यहाँ पे b का आंसर आ जाएगा -6। हालांकि हमारा पहले से ही आंसर आ गया था, लेकिन फिर भी हमने इसको सोल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, ये क्या हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, स्क्रॉल ज़्यादा ऊपर चला गया है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द IP, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, एज इट इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहली n टर्म्स का सम आपको इससे पता लगेगा, और कॉमन डिफरेंस दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई रोल ही नहीं है क्वेश्चन में। आपसे इसकी पहली टर्म पूछी। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म अगर मुझे निकालना हो, एक छोटी सी बात सोचो, मान लो किसी एपी में एक ही टर्म है, मान लेते किसी एपी में एक ही टर्म है 1, और मुझे उसका सम निकालना, तो सम क्या होगा, खुद वो टर्म ही तो सम होगी ना। तो यहाँ पे सम दे रखा है 3n² + n, यहाँ पे मुझे n की वैल्यू सिंपली 1 पुट करनी है, क्योंकि मैं पहली टर्म का सम निकालूंगा तो वो ऑलरेडी पहली ही टर्म होगी। तो 3 × 1 का स्क्वायर + 1, तो 3 + 1 आंसर क्या हो जाएगा 4, जो कि है ऑप्शन डी।
ठीक है। स्टेटमेंट वाले दोनों ही क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त है, मैंने इन दोनों को पढ़ा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी से तो बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। स्टेटमेंट में असर्शन दे रखा है आपको 5 + √7 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट। रैशनल कोफिशिएंट का मतलब होता है कि इसके जो कोफिशिएंट है वो एक रैशनल नंबर है। क्लियर है। देन इट्स अदर रूट इज 5 - √7। देखो इसने बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ इसने क्या बोला है। इसने बोला है कि मान लो आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैं मान लेता हूँ एक एग्जांपल की तरह लिख लेता हूँ 2x² + 3x + 5। तो देखो इसने यहाँ पे बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल कोफिशिएंट है। देखो ये वाले जो कोफिशिएंट है ये शर्ड में नहीं दे रखे, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, ये एक रैशनल नंबर्स दे रखे हैं। तो अगर लेकिन इसके जो रूट्स हैं वो शर्ड में दे रखे हैं 5 + √7, और एक अगर 5 + √7 होगा तो दूसरा जो है 5 - √7 होगा। ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, एक रिजल्ट है। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे ये दोनों रूट्स दे रखे हैं तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं तो दोनों को आप ऐड करो, 5 + √7 + 5 - √7, तो √7 से √7 घटेगा, 5 + 5 क्या आएगा 10। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आया 10, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब आप प्रोडक्ट निकाल के देख लो दोनों की, 5 + √7 5 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसको कहते हैं, तो बनेगा a² यानी कि 25 - √7 का स्क्वायर यानी कि 7। तो 15 में से 7 गया 8, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है। तो इसने ये बोला था कि कोफिशिएंट रैशनल नंबर होंगे। तो शर्ट्स जो हैं, शर्ट्स में यही कंडीशन होती है कि एक अगर 5 + √7 है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि एक अगर a + रूट भी है तो दूसरा जो है a - रूट भी होगा। तो ये वाली कंडीशन जो है ट्रू है। दूसरा बोला गया है शर्ड रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर। इसी को कॉन्जुगेट पेयर बोला जाता है कि एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है, और ये तो इसका बिल्कुल इसी का एक्सप्लेनेशन दे रखा है और ट्रू भी है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ट्रू है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 19 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। 20 पे आ जाते हैं। थीटा की वैल्यू 0 से 90 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। देखो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बेसिकली इसका जो आंसर दे रखा है ना वो रीजन में दे रखा है। हमने फॉर्मूले पढ़े थे ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक पढ़ा था सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर थीटा के लिए कंडीशन होती है कि वो 0 से लेकर 90 तक होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से लेकर 90 तक होना चाहिए। वही कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, तभी ये फॉर्मूले वैलिड होंगे। अगर इसको मैं ओपन करके देखूँ a² - b² तो ये बनेगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा। अगर आप एक को दूसरे की तरफ लेके जाओगे तो आपको मिलेगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू 1 / कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों कंडीशन ट्रू हैं और दूसरी पहले को बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन कर रही है। तो 20 का आंसर भी जो है ए होगा।